Good morning to all my dear students. This is the lecture number 5th for the chapter Atomic Structure. So in this lecture we are going to cover some new topics that are very easy and that are very important also. So in the first part we are going to discuss about the concept of spectrum. Spectrum क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे and hydrogen like spectra. And the next thing is that today's lecture we are going to discuss about the dual nature of matter. Dual nature of matter में दो थ्योरी पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली थ्योरी and Heisenberg uncertainty principle. So take your copy and pen and start studying. So let us begin our today's lecture that what is spectrum. स्पेक्ट्रम वर्ड क्या होता है, किस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रम. सो आप यहाँ पे देखो, जब वाइट लाइट की सोर्स है, जब किसी सैंपल पे फॉल की जाती है और उसको फिर प्रिज्म के थ्रू फॉल किया जाता है उस रेडिएशन को, आप देखो कि ये एक कलर की लाइट थी लेकिन ये डिफरेंट कलर्स में टूट गया. डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, ओके और आप देख सकते हो किस तरीके से वाइट लाइट सोर्स जो है वो डिस्पर्स्ड हो गई, वो टूट गई ढेर सारे कलर्स में. दैट इज द स्पेक्ट्रम. आप यहाँ पे भी देखो, विबग्योर आपने पढ़ा है. दैट इज द स्पेक्ट्रम. किस तरीके से लाइट जो है वो स्कैटर्ड हुई. सो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि स्पेक्ट्रम जो है दैट इज द इम्प्रेशन. ये एक पिक्चर है, वो कब प्रोड्यूस होती है और कहाँ प्रोड्यूस होती है. एक ये फिल्म पे प्रोड्यूस होती है. फिल्म आप कह सकते हो कि डिटेक्टर जो है उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जहाँ पे स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. और स्पेक्ट्रम कब प्रोड्यूस होगा, जब हम पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को हम जब प्रिज्म के थ्रू या आप कह सकते हो डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग के थ्रू जब हम फॉल कराएंगे तो हमें एक इम्प्रेशन, एक पिक्चर मिलेगा. दैट इज द स्पेक्ट्रम. ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल. आप कह सकते हो स्पेक्ट्रम इज द इमेज, या आप कह सकते हो एक इम्प्रेशन होती है. वो एक स्क्रीन पे कब प्रोड्यूस होती है, जब हम सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन को पास कराते हैं, या तो प्रिज्म पे पास कराते हैं या डिफ्रैक्टिंग ग्रेडियंट पे. डिफ्रैक्टिंग ग्रेडियंट आपके लिए एक नया वर्ड होगा. डिफ्रैक्टिंग ग्रेडियंट एक एक्चुअली आप कह सकते हो कि एक ये ऑप्टिकल टूल होता है, मतलब प्रकाशीय ऐसा टूल होता है जो कि पॉलीक्रोमैटिक लाइट को तोड़ देता है. पॉलीक्रोमैटिक देखो, यहाँ पे एक ही कलर की लाइट है लेकिन उसने उसको डिफरेंट कलर्स में तोड़ दिया. तो आप ये कह सकते हो कि ये प्रकाशीय एक कंपोनेंट होता है जो ये एक डेफिनेट रेंज के, डेफिनेट वेवलेंथ की लाइट को वो डिफरेंट कलर्स में तोड़ देता है. तो या तो आप प्रिज्म यूज करो या डिफ्रैक्टिंग ग्रेडियंट यूज करो, तो उससे हमें एक इमेज मिलती है. दैट इज द स्पेक्ट्रम. आप देख सकते हो स्पेक्ट्रम के लिए विबग्योर आपने पढ़ा है. दैट इज द ओनली स्पेक्ट्रम. So students, let us see the definition of spectrum. It is very easy. Spectrum is the impression produced on screen when radiations of particular wavelengths are analyzed through a prism or diffraction grating. Diffracting gradient भी बोलते हैं इसको. और diffraction grating पे जब कोई भी particular रेडिएशन की वेवलेंथ फॉल करती है तो ये एक इम्प्रेशन प्रोड्यूस करती है. कहाँ पे, स्क्रीन पे, जो कहलाता है स्पेक्ट्रम. ओके, सो स्पेक्ट्रम इज द इम्प्रेशन प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन व्हेन रेडिएशंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स. पर्टिकुलर वेवलेंथ्स मतलब अलग अलग स्पेक्ट्रम के लिए अलग अलग वेवलेंथ होगा. क्लियर. पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो इम्प्रेशन प्रोड्यूस होता है स्क्रीन पे किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को फॉल कराने पे, और उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है प्रिज्म से या डिफ्रैक्टिंग ग्रेडियंट से या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से. ओके, सो दे आर ऑफ टू टाइप्स. स्पेक्ट्रम जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं. ध्यान से आप देखो, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. सो आप नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ोगे कि इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रा फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने टाइप्स में डिवाइडेड है. आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेक्ट्रा है कि जब आप पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशंस को फॉल कराएंगे प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट पे, तो स्क्रीन पे हमको इमेज प्रोड्यूस होगी, impression produce होगा. दैट इज द स्पेक्ट्रम. सो इमिशन स्पेक्ट्रा इज द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम
and absorption spectra is the type of spectrum. So spectrum further दो parts में divided है, emission and absorption. So students, let us start our first category of spectrum, that is emission spectrum. Emission spectrum कैसे obtained होता है? Emission spectrum is obtained from substances which emit light on excitation. That means emission spectrum के लिए हमको कोई ऐसा मोड चाहिए जो मॉलिक्यूल को एक्साइट कर सके, और एक्साइट करेगा तो वो ये क्या इमिट करेगा, बाहर निकालेगा, लाइट निकालेगा बाहर. तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि पर्टिकुलर हमको उस मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करना पड़ेगा. एक्साइटेड तभी होगा जब हम उस सब्सटेंस को हीट करें. ध्यान से आप समझो, नोट्स मैंने डिटेल में आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया है. अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो कि इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे अराइज होता है. जब हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को या तो हम हीट करते हैं फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे, और या हम थिन फिलामेंट जो होते हैं, मेटल्स के थिन फिलामेंट आपको पता है जिनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनको हीट करते हैं. क्लियर? या तो आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को फ्लेम पे हीट करो, या आप पर्टिकुलर मेटल के पतले पतले जो तार होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, उनको आप एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, एक फर्नेस होता है उसमें अगर पास करो, तो बेसिकली ये क्यों किया जा रहा है? सब्सटेंस को हीट करने के लिए. सब्सटेंस को क्यों हीट किया जा रहा है? ताकि एक्साइटेड हो सके, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड हो सके और वो लाइट को बाहर निकाल सके. क्लियर? एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस मोड में होगा. एंड सेकेंड इज द डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. सो पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के. जब हम वाइट लाइट को, ठीक है, पास करते हैं कहाँ पे? प्रिज्म में. दिस इज द ग्लास प्रिज्म. आपने फिजिक्स में इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स बहुत पढ़े होंगे. तो जब हम वाइट लाइट को कहाँ पे पास करते हैं? ग्लास प्रिज्म पे, तो ये डिफरेंट कलर्स में रिजॉल्व हो जाते हैं, डिफरेंट कलर्स में टूट जाते हैं. दैट इज द पैटर्न ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूअसली जो है एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ये वाइट लाइट जो है जब ग्लास प्रिज्म पे जब हम इसको फॉल कराते हैं, इसके थ्रू अलाउ करते हैं पास करना, तो ये डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है. यू कैन सी हियर विबग्योर. V is violet, I indigo, B blue, G is for green, Y is yellow, and O is orange, and the last is the red. So continuous spectrum में हमको एक continuous form में spectrum produce होता है. Clear? Now the second is discontinuous spectrum. अब आप ध्यान से देखो, ये पैटर्न ही आपको दिख रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो हमें एक रेगुलर पैटर्न की फॉर्म में नहीं मिलेगा. इट विल बी इन अ डिसकॉन्टिन्यूअस मैटर. सो जब किसी गैसेस को या वेपर्स को, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस के वेपर या गैसेस को हम हीट करते हैं, कहाँ पे हीट करते हैं? इलेक्ट्रिकल आर्क में या बंसन बर्नर में. जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो जो आप बर्नर यूज करोगे दैट इज द बंसन बर्नर. बंसन बर्नर की फ्लेम में जब आप हीट करोगे किसी गैस को या गैसेस को या वेपर्स को, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस को, तो क्या होगा? उसमें से लाइट बाहर निकलेगी. ठीक है? और जब ये जो लाइट बाहर निकल रही है, अगर आप उसको प्रिज्म में पास करोगे तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा. दैट इज इन द डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर. यहाँ पे जब आप कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो आप कौन सी लाइट पास कर रहे थे? वाइट लाइट को ग्लास में प्रिज्म पे अलाउ कर रहे थे पास होना, तब वो डिफरेंट कलर्स में टूट जा रहा था. दैट वाज इन अ कंटिन्यूअस मैनर. डिसकॉन्टिन्यूअस जो स्पेक्ट्रम होता है वो सबसे पहले गैसेस में या वेपर्स में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. जब हम उनको हीट करते हैं बंसन फ्लेम पे या इलेक्ट्रिकल आर्क पे हीट करते हैं, तो हमें जो है वो डिफरेंट वो लाइट एमिट करते हैं, और उन जो उसमें से लाइट निकल रही है और उसको जब हम प्रिज्म पे जब हम फॉल कराते हैं तो हमें डिसकंटिन्यूअस मैनर में स्पेक्ट्रम मिलते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से पढ़ लिया इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे होता है, वो किस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देखो, आपको एक रफ स्केच मिलेगा कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा था कि जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू जब हम पास करेंगे तो हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में स्पेक्ट्रम मिलेगा. स्पेक्ट्रम इज द इमेज, एक इम्प्रेशन है जो हमको मिलता है
पर्टिकुलर वेवलेंथ की हम रेडिएशन को जब हम प्रिज्म पे या डिफ्रैक्टिंग ग्रेडियंट पे पास करते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है, दैट इज़ द स्पेक्ट्रम। तो अगर वाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास कराएंगे, अलाउ करेंगे, तो हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। इमिशन स्पेक्ट्रम में आपने देखा था कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस के गैसेस को या वेपर्स को आप जब हीट कर रहे हैं बंसन फ्लेम पे या किसी इलेक्ट्रिकल आर्क पे, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो लाइट इमिट करेगा, और जब उस लाइट को हम एक पर्टिकुलर प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। आपने पढ़ा था वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में था। अब जो थर्ड कैटेगरी आपको स्पेक्ट्रम की पढ़नी है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप ध्यान से यहाँ पे देखो कि जब आपने, सपोज करो ये एक हाइड्रोजन गैस की सैंपल है, ठीक है, सैंपल हमने लिया हाइड्रोजन गैस, उसमें हमने वेवलेंथ, सर्टेन वेवलेंथ की हम रेडिएशन उसके थ्रू पास करा रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन नाम से ही पता चल रहा है कि वो कुछ रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज हमने लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और लैम्डा 4 की वेवलेंथ को किसी हाइड्रोजन गैस के सैंपल पे पास कराया, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा, जैसे हमने पास तो कराया लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 वेवलेंथ्स को हमने पास किया, लेकिन इस सैंपल ने, हाइड्रोजन गैस के सैंपल ने कुछ रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। आप देखो ये जो बाहर निकल रही है रेस, वो सिर्फ लैम्डा 2 और लैम्डा 4 निकल रही है, लैम्डा 1 और लैम्डा 3, दैट मीन्स इस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक पर्टिकुलर ऐसा स्पेक्ट्रम होता है विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ वेवलेंथ इन इमर्जेंट लाइट दैन इन इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट वो लाइट है जो फॉल हो रही है, जो आप डाल रहे हो, और इमर्जेंट लाइट वो लाइट है जो कि एब्जॉर्प्शन के थ्रू बाहर निकल रही है। तो आपने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ डाले थे इस सैंपल पे, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही टाइप के वेवलेंथ मिले, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम दैट कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन इमर्जेंट लाइट दैन इन इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्पेक्ट्रम के बारे में नॉलेज हो गया होगा। Now let us move on for the next topic, that is line spectrum of hydrogen. आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम होती है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, H2 इज एन एक्साइटेड फॉर्म। तो होता क्या है कि जब हम गैशियस, ये हाइड्रोजन जो आपको पता है हाइड्रोजन इज एन गैशियस फॉर्म, तब जब हम इस गैशियस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब हम गैशियस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में पास करते हैं तो होता क्या है, H2 मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है, ओके, वो स्प्लिट हो जाता है, एक हो जाता है। आप देखो ग्राउंड स्टेट में आप कह सकते हो इसकी एनर्जी जो होगी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो होती है वो कम होती है और स्टेबल फॉर्म होता है, दैट इज़ द बॉन्डिंग फॉर्म। और जो एक स्टेट होता है दैट इज़ द एक्साइटेड स्टेट, मतलब वो उत्तेजित अवस्था में चला गया, वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम हाइड्रोजन के गैशियस मॉलिक्यूल को के थ्रू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है, ओके, इट स्प्लिट्स इनटू 2, फर्स्ट इज़ द एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड इज़ द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हमेशा जो है वो उसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट पे उसकी एनर्जी बहुत कम है, और जो एनर्जी ज़्यादा पा जाता है मॉलिक्यूल वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ग्राउंड स्टेट इज़ द बॉन्डिंग वन एंड एक्साइटेड स्टेट जो है वो एंटी बॉन्डिंग है। अब आपको ये देखना है कि ये दौरान ये जो प्रोसेस हुआ है उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें क्या वी ऑब्टेन व्हाट। तो इस तरह से जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, गैशियस मॉलिक्यूल को एक्साइट करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस मिलती हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन मिलती हैं, ये स्प्लिट होती हैं, ओके, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हाइड्रोजन के गैशियस मॉलिक्यूल को जब हम के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराते हैं तो हाइड्रोजन का जो गैशियस मॉलिक्यूल है वो 2 पार्ट में टूट जाता है। फर्स्ट इज़ द ग्राउंड स्टेट जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एंड द सेकेंड पार्ट इज़
एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो हम जब साइंटिस्ट ने एनालाइज किया तो हमें डिफरेंट सीरीज़ की लाइन मिली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। ध्यान से आप देखो, यहाँ पे सीरीज़ है, N1 इज़ द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हमेशा कम होगी और स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी। N2 इज़ द एक्साइटेड स्टेट मतलब कि एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है और स्टेबिलिटी या स्थायित्व जो है वो बहुत कम है। तो हाइड्रोजन लाइन की जो स्पेक्ट्रम है वो फर्दर कौन कौन से लाइंस में स्प्लिट हुए, लाइमैन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्किन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और फुंड सीरीज़, ये सारे सीरीज़ हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। N1 इज़ द ग्राउंड स्टेट, N2 इज़ द एक्साइटेड स्टेट। अब आप ध्यान से देखो, लाइमैन में ग्राउंड स्टेट 1 है तो एक्साइटेड स्टेट 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब वो हमेशा ग्राउंड स्टेट जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो हमेशा 1 होगी। इस डायग्राम से आप देखो, लाइमैन पे आप देखो n = 1, n = 2, n = 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो हमेशा आप देखो लाइमैन की जो ग्राउंड स्टेट है मतलब वो किन्हीं भी, चाहे वो N2 से फॉल करे, N3 से फॉल करे, N4 से करे, वो हमेशा आएगा ग्राउंड स्टेट पे, यानी N1 पे ही वो लाई करेगा। तो N1 इज़ द ग्राउंड स्टेट, ओके, और N2, N3, N4 एंड सो ऑन इज़ द एक्साइटेड स्टेट। सो लाइमैन सीरीज़ कौन से रीजन में लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट नोट्स और ये MCQ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट इज़ द बाल्मर सीरीज़। अब आप एक एक करके बढ़ाते जाओ। ग्राउंड स्टेट 2, ओके, और एक्साइटेड स्टेट 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। हर हाल में जो बाल्मर सीरीज़ की जो लाइंस होगी वो हमेशा ग्राउंड स्टेट 2 पे ही आएगी। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, बाल्मर सीरीज़ के लिए अब आप देखो ग्राउंड स्टेट क्या है, n = 2 है, चाहे वो 3 से फॉल करे, देखो ध्यान से, 3 से फॉल करे, चाहे 4 से फॉल करे, चाहे 5 से करे, चाहे 6 से करे, चाहे 7 से फॉल करे, ये सारी उसकी एक्साइटेड स्टेट है, N3, N4, N5, N6 सो ऑन। बट वो कहाँ फॉल करेगा, ग्राउंड स्टेट पे। और बाल्मर सीरीज़ के लिए n जो है ग्राउंड स्टेट वो 2 है। क्लियर? सो बाल्मर सीरीज़ किस रीजन में फॉल करता है, विजिबल रीजन में। पास्कन सीरीज़ में अब एक एक करके आप बढ़ाते जाओ। ग्राउंड सीरीज़ जो है ग्राउंड स्टेट में 3 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो पर्पल कलर से, पास्कन सीरीज़ में हमेशा ग्राउंड स्टेट जो है पास्कन सीरीज़ का 3 होगा, और वो चाहे वो 4 से फॉल करे, चाहे 5 से करे, चाहे 6 से करे, चाहे 7 से करे, तो हमेशा पास्कन सीरीज़ में ग्राउंड स्टेट 3 होगा और एक्साइटेड स्टेट 4, 5, 6 या कुछ भी हो सकता है। रीजन क्या है, IR रीजन है, ये इंफ्रारेड रीजन में फॉल करेगा। नेक्स्ट इज द ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ एक एक आपको बस बढ़ाते जाना है, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे एक्साइटेड हो। ग्राउंड स्टेट इस केस में 4 होगा और एक्साइटेड स्टेट 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे ग्रीन से देखो, ब्रैकेट सीरीज़ के लिए हमेशा ग्राउंड स्टेट 4 होगा, चाहे वो सीरीज़ एक्साइटेड स्टेट 5 से फॉल करे, 6 से करे या 7 से करे, लेकिन वो उसका ग्राउंड स्टेट किस पे फॉल करेगा, n = 4 पे ही फॉल करेगा, और ये किस रीजन में लाई करेगा, IR में। उसी तरीके से फुंड सीरीज़ में भी ये होगा। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसके लिए फुंड सीरीज़ के लिए ग्राउंड स्टेट 5 होगा। अब आप ये मान लो, एज्यूम कर लो कि ग्राउंड स्टेट 5 है, जो भी रेडिएशन होगा वो ग्राउंड स्टेट पे ही फॉल करेगा, चाहे वो 6 से फॉल करे, चाहे वो 7 से फॉल करे। और फुंड सीरीज़ का भी जो रीजन होता है दैट फॉल्स इनटू द IR रीजन। सो स्टूडेंट्स, आप ये देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हाइड्रोजन के लाइन के स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग। सो अगर फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने nth लेवल से, nth मतलब वो लेवल कोई भी हो सकता है एक्साइटेड का, से वो ग्राउंड लेवल में फॉल कर रहा है, जंप कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप लगाओगे n(n-1) / 2। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n2 यानी अपने एक्साइटेड लेवल से n1 लेवल पे फॉल कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, n2 - n1, n2 - n1 + 1 / 2। क्लियर? और जो ये थर्ड कैटेगरी है फॉर्मूला का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्पेक्ट्रल लाइन को हम वेवलेंथ के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें, तो विजिबल लाइन जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की है वो हम किस तरीके से हर सीरीज़ के लिए निकाल सकते हैं। जो आपने बाल्मर, पास्कन, फुंड बहुत सारे सीरीज़ पढ़े, आपने उसके ग्राउंड स्टेट के बारे में पढ़ा,
उसके एक्साइटेड स्टेट के बारे में पढ़ा, तो आपको ये देखना है कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को वेवलेंथ के टर्म में हम किस तरीके से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे एक सिंपल फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला हर स्पेक्ट्रा पे लगेगा, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूलाज हैं। म्यू बार इज द वेव नंबर। आपको पता है वेव नंबर जो होता है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है, 1 / वेवलेंथ इक्वल टू z स्क्वायर, इट इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, z इज द एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा 1 होता है। r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर r इज द रेडरबर्ग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। तो लाइमन सीरीज के लिए हम सबसे पहले करते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लाइमन सीरीज के लिए आपको n1 जो है ग्राउंड स्टेट क्या था, 1 था। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट क्या था, 2 था। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख लो, n1 की जगह आपने 1 रख दिया और एक्साइटेड स्टेट n2 की जगह वो कुछ भी हो सकता है, हम अभी ग्राउंड स्टेट के टर्म में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बाल्मर सीरीज के लिए आप देखो कि ग्राउंड स्टेट यानी n1 हमेशा याद रखना कि वो ग्राउंड स्टेट है और n2 वो एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला एक आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करेंगे। तो बाल्मर सीरीज के लिए जो ग्राउंड स्टेट होता है n1 जो होता है वो 2 होता है। फॉर्मूले में n1 का स्क्वायर करना है, तो आपने 2 का स्क्वायर कर दिया, 1/4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो n2 तो कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, जिस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछेगा आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट इज फॉर पास्कल सीरीज। आपको याद होना चाहिए कि पास्कल सीरीज के लिए n1 जो है ग्राउंड स्टेट जो है वो 3 होता है। क्लियर? और एक्साइटेड स्टेट 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो 3 का आपने स्क्वायर कर दिया क्योंकि n1 का स्क्वायर करना है, और n2 जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंगली आप पुट अप करके वैल्यू आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 3 का स्क्वायर कर दिया आपने। ब्रैकेट सीरीज के लिए आपने पढ़ा कि n1 की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है और n2 की वैल्यू 5, 6, 7 एंड कुछ भी हो सकती है। तो 4 का आपने स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर हुआ 16 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको समझ में होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट उसमें मैं न्यूमेरिकल्स दूंगी। एक्साइटेड स्टेट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ये देखो लाइमन सीरीज के लिए अगर ग्राउंड स्टेट 1 है तो एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है, n2, n3, n4, n5 एंड सो ऑन। तो जिसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछेगा आप n2 की वैल्यू पुटअप करके आप आंसर निकाल लोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस का वेव नंबर या वेवलेंथ के टर्म्स में आप इसका कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर सकते हो। So students, let us move on for the next topic. It is very important and it is very simple. De Broglie equation. De Broglie equation को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आप इस पिक्चर को देखो ध्यान से। बोहर मॉडल आपने पढ़ लिया, उसके एजम्पशंस पढ़ लिए, क्या क्या एजम्पशंस थे, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। क्लियर? तो बोहर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में बिना रुके रिवॉल्व करते हैं। अब इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया, देयर वाज वन साइंटिस्ट, इन्होंने फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस डी ब्रॉगली 1924 में। इन्होंने ये बताया कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रॉन की वो भी जो है वो एक डुअल नेचर रखती है। डुअल मतलब 2 तरीके का नेचर रखती है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, कण की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, और वो एक वेव की तरह भी है। आप देखो वेव जो है आप देख सकते हो तरंग की तरह भी। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी डुअल नेचर होता है। दे बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो एंड दे बिहेव एज अ वेव नेचर। उनके पास दोनों नेचर होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो पर्टिकुलर मास होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉन्स के अपने आप मास होते हैं और उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा भी होती है, जिसके अकॉर्डिंगली वो मूव करते हैं। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कोई भी हर एक मूविंग पार्टिकल जो है वो पोजेस करता है। और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम टाइम में जिस तरीके से लाइट जो आपने पढ़ा पिछले सेक्शन में वो डिफ्रैक्ट हो जाती, टूट जाती डिफरेंट कंपोनेंट्स में, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के पास भी प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफ्रैक्टेड हो सके, वो अपने पर्टिकुलर पार्टिकल्स में टूट सके। ओके, ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो वेव नेचर हो। क्लियर? तो डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है. सो लेट अस सी द मेन इक्वेशन. जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपना डुअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल और वेव कैरेक्टर दोनों होता है, उसी तरीके से जो सारे मैटर्स होते हैं. और अब मैटर्स में आप वो मैटर देखो कि जिनके पास अपनी मास और वेलोसिटी हो. ठीक है, ऐसे मैटर्स जिनके पास अपनी मास यानी स्मॉल m और वेलोसिटी दोनों हो, वो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी मास और वेलोसिटी दोनों हो, तो वो एक मैटर की तरह बिहेव करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप उनके वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो. क्लियर? तो इसका इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम. मोमेंटम आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि संवेग है इसका हिंदी, किस तरीके से मोमेंटम को आप डिफाइन करोगे. और इसका दूसरा डेफिनेशन, दूसरा फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. सो यू कैन से दैट ऑल मटीरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डुअल कैरेक्टर रखते हैं. ऑल द मैटर्स जिनके पास अपनी वेलोसिटी हो, क्लियर, और अपना मास हो. ठीक है, अपनी वेलोसिटी हो और अपना मास हो, वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. इट इज वेरी इजी. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927. क्लियर? इट इज वेरी सिंपल. आपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ लिया, उसमें सिंपल जो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो आपके फॉर्मूला है उससे सिंपल आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे. क्लियर? और वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप अपने बुक में देख के सॉल्व भी कर सकते हो. और मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी. बहुत स्मॉल न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो लेट अस मूव ऑन फॉर द लास्ट टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. 1927 में इन्होंने इसको बताया था. तो इट इज़ वेरी सिंपल. आप डेफिनेशन से देखो, द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल. साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट मतलब कि एक साथ जो है हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उनकी स्थिति को और उनके मोमेंटम यानी संवेग को नहीं बता सकते. या तो हम उसकी पोजीशन को बता सकते हैं, मोमेंटम को नहीं बता सकते, या हम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को बता सकते हैं, पोजीशन को नहीं बता सकते. दोनों वैल्यूज एक साथ और एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं बता सकते. क्या, किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की. तो अभी आपने पिछले स्लाइड में भी मोमेंटम या संवेग के बारे में पढ़ा था. तो मोमेंटम क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है किसी भी मूविंग बॉडी में मोशन की, कितनी क्वांटिटी है किसी मूविंग बॉडी में मोशन करने की, दैट इज द मोमेंटम. P इक्वल टू mv. सो Heisenberg uncertainty principle says the simultaneous and exact determination of both position and momentum of electron is not possible. अगर आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एग्जैक्ट बता रहे हैं तो उसके मोमेंटम का पता हम नहीं कर सकते, और अगर इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की वैल्यू हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसके पोजीशन को हम नहीं बता सकते. इस ग्राफ से आप देखो, डेल्टा पी इज डिनोटिंग द मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन. मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी. मूविंग बॉडी में कितना मोशन करने की क्वांटिटी है, संवेग. क्लियर? तो P है ये, डेल्टा P इज द मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेल्टा X इज द पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन. किसकी? इलेक्ट्रॉन की. ये दोनों का हम एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली हम दोनों की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते. इसका इंपॉर्टेंट इक्वेशन है डेल्टा P इंटू डेल्टा X. इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू H. सो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी कि x और मोमेंटम यानी p को हम साइमल्टेनियसली एक साथ उनके एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते. बहुत सिंपल डेरिवेशन है, सिंपल आप इसको देख सकते हो कि डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा p इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. इसको हम और सॉल्व करते हैं. p इज द मोमेंटम. मोमेंटम को आप m और v के थ्रू भी लिख सकते हो. m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी. सो x, डेल्टा x इज द पोजिशन. x into m delta vx, it can be greater than or equal to h upon 4 pi. Then in the next step, delta x into delta vx can be greater than or equal to m को आप इधर ले जाओ तो h upon 4 pi m.
इट इज द मेन इक्वेशन। तो आप देख लो यहाँ पे डेल्टा एक्स आपको पता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब आप कह सकते हो कि उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति में जो अनिश्चितता है वो क्या बता रहा है, डेल्टा एक्स। डेल्टा पी इज डिनोटिंग द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनिश्चितता उसके संवेग में, और संवेग होता है P इक्वल टू एम वी। अब आप ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स जितना ज्यादा होगा, मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोमेंटम की वैल्यू उतनी कम होगी। दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेल्टा एक्स यानी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास 1/m। इस कोरिलेशन को आप याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन यहीं से उठाता है, सिंपल बेसिक से। डेल्टा वी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। अगर पोजीशन, अगर आप मास अगर जितना ज्यादा है किसी भी पर्टिकुलर मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो उसकी पोजीशन जो होगी वो उतनी कम होगी, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का मास जितना कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा होगी। डेल्टा वी इज द वेलोसिटी। तो ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों आगे चल के जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की आप तैयारी करोगे, ये सिंपल छोटे क्वेश्चंस होते हैं और इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप अभी से अपना कमांड रखो कि क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या हमने पढ़ा था, उसके एजम्पशंस क्या थे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। ओके, नाउ अप्लाइंग द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल टू एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एन ऑर्बिट एटम with h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, और m की वैल्यू है 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 kg। अब आप इसकी वैल्यू को पुटअप कर दो, क्लियर। h की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुटअप कर दो, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 4, क्लियर। पाई की वैल्यू है 3.14 और m की वैल्यू दी हुई है 9.11 इंटू 10 टू पावर -31। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स की कॉपी, जो भी अभी तक आपको नोट्स दिया गया, जो भी पढ़ाया गया, उसको कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि आपको किसी भी दिन जो है कॉपी करेक्शन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इसलिए आप अपने सारे कॉपीज़ को, स्पेशली केमिस्ट्री कॉपी को अच्छे से, जितना भी मैंने बताया है उसको आप सीक्वेंस में अच्छे से लिख के अपने कॉपीज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में जो भी आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता है मैंने आपको उसका पैटर्न भी दे दिया है, तो उसी के थ्रू आप प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।